आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। मान लीजिए हमें एक लाइब्रेरी के लिए एक नया ऐप बनाना है। नाम रखते हैं बुकनुक। बुकनुक अच्छा नाम है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा इसी ऐप को जीरो से बनाने का एक तरह का डिजिटल ब्लूप्रिंट है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो क्लास 12 के आईटी कोर्स पर आधारित हैं, लेकिन हम इसे रटने वाले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक डेवलपर की तरह सोचेंगे कि बुकनुक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। किसी भी ऐप को बनाने में 4 मुख्य चीजें लगती हैं। पहला, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, यानी डेटाबेस। दूसरा, वो ऐप काम कैसे करेगा, उसका दिमाग मतलब प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हम पाइथन को देखेंगे। ठीक है। तीसरा, पूरी टीम मिलकर इस प्रोजेक्ट को बिना किसी गड़बड़ी के कैसे पूरा करेगी, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। और आखिर में हम अपने बुकनुक ऐप को भविष्य के लिए और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो चलिए हमारे बुकनुक ऐप की नींव के पहले पत्थर से शुरू करते हैं। ऐप में हजारों किताबें और सदस्य होंगे। उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? यहीं से डेटा की कहानी शुरू होती है। हाँ। पर एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन। ये शब्द हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक डेवलपर के लिए इनके बीच का फर्क जानना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ किताबी बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी किताबी बात नहीं है। ये तो बुनियाद है। सोचिए, हमारी ऐप की लॉगबुक में लिखा है 101 हैरी पॉटर जेके रोलिंग। बस 3 नाम? हाँ, ये बस 3 अलग-अलग टेक्स्ट के टुकड़े हैं। यह डेटा है, एक तरह का शोर है। लेकिन जब हम इसे एक टेबल में सही ढंग से रखते हैं और लेबल लगाते हैं, बुक आईडी 101, टाइटल हैरी पॉटर, ऑथर जेके रोलिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अच्छा, मतलब अब इसका कोई मतलब निकल रहा है। बिल्कुल, अब इस पर काम किया जा सकता है। इसी इन्फॉर्मेशन पर हम तय करते हैं कि कौन सी किताब सबसे ज्यादा बार इशू हुई। अच्छा, तो इस इन्फॉर्मेशन को संभालने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरियन चाहिए होगा। क्या यही डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? एकदम सही। डीबीएमएस हमारे बुकनुक ऐप का सुपर ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरियन है। पुराने जमाने में ये काम फाइलों में होता था। रजिस्टरों में? हाँ, रजिस्टरों में। सोचिए, एक सदस्य का पता 5 अलग-अलग रजिस्टरों में लिखा है। अगर वो घर बदल ले तो आपको 5 जगह जाकर उसे अपडेट करना पड़ेगा। ओह, बहुत झंझट। इसी को हम टेक्निकल भाषा में डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। डीबीएमएस इसी झंझट को खत्म करता है। एक जगह बदलो, हर जगह अपडेट हो जाएगा। और इन्हीं डीबीएमएस में एक बहुत पॉपुलर टाइप है आरडीबीएमएस, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि डेटा आपस में जुड़ी हुई टेबल्स में रहता है। तो हमारे बुकनुक ऐप में एक मेंबर्स की टेबल होगी, एक बुक्स की टेबल होगी, है ना? हाँ, और यहीं पर कीज का जादू सामने आता है। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, जो हर रिकॉर्ड का, कह सकते हैं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसे मेंबर्स टेबल में हर सदस्य की एक यूनिक मेंबर आईडी होगी। ये कभी खाली नहीं हो सकती और कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइमरी की समझ आ गया। लेकिन ये फॉरेन की क्या बलाया? इसे आप 2 परिवारों के बीच एक रिश्तेदार की तरह समझिए। एक हमारी मेंबर्स टेबल है और एक बुक्स टेबल। जब कोई सदस्य, मान लीजिए मेंबर आईडी 5, कोई किताब, मान लीजिए बुक आईडी 101, इशू करवाता है, तो हम एक तीसरी इशूड बुक्स नाम की टेबल बनाते हैं। ठीक है। उस टेबल में हम लिखेंगे कि मेंबर आईडी 5 ने बुक आईडी 101 ली है। यहाँ पर ये मेंबर आईडी और बुक आईडी ही फॉरेन कीज हैं। अच्छा। ये मेहमान है जो हमें बताते हैं कि ये एंट्री किस सदस्य और किस किताब से जुड़ी है, और हमें वापस ओरिजिनल टेबल्स का रास्ता दिखाते हैं। कमाल है। तो इनकी इसकी मदद से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी किताब किसके पास है। अब इस डिजिटल लाइब्रेरियन से बात कैसे की जाए? क्या इसके लिए कोई खास भाषा है? बिल्कुल, इसकी भाषा है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये 70 के दशक में बनी थी, लेकिन आज भी डेटाबेस की दुनिया की बॉस है। सच में? इतनी पुरानी? हाँ, इसमें मोटे तौर पर 3 तरह के कमांड्स होते हैं। पहला, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिससे डेटाबेस का ढांचा बनता है, जैसे हमारे बुकनुक ऐप के लिए नई टेबल बनाने का क्रिएट कमांड। मतलब DDL से हम खाली अलमारियां या शेल्फ बना रहे हैं? एकदम सही। फिर आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिससे हम उन अलमारियों में किताबें रखते या निकालते हैं, जैसे इंसर्ट या डिलीट। बिल्कुल।
नई किताब की जानकारी डालने के लिए इंसर्ट कमांड या किसी पुरानी किताब को हटाने के लिए डिलीट कमांड। और तीसरा है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिससे हम लाइब्रेरियन से सवाल पूछते हैं। जैसे मुझे जेके रोलिंग की सारी किताबें दिखाओ। हाँ, उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है वो है डिलीट और ड्रॉप कमांड के बीच का अंतर। दोनों ही कुछ हटाने का काम करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और एक ऐसी गलती है जो कई जूनियर डेवलपर्स करते हैं। अच्छा। DML का डिलीट कमांड सिर्फ अलमारी से किताबें हटाता है, यानी टेबल से डेटा की रोज हटाता है। अलमारी मतलब टेबल का ढांचा वहीं के वहीं रहती है। टेबल का स्ट्रक्चर सेफ है। हाँ, लेकिन DDL का ड्रॉप कमांड वो पूरी की पूरी अलमारी ही उठाकर फेंक देता है। एक बार ड्रॉप चला दिया तो टेबल और उसका सारा डेटा हमेशा के लिए गायब। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गया। तो डेटाबेस की नींव तैयार है। अब बुकनुक ऐप का दिमाग बनाना है जो असल में काम करेगा। इसके लिए हमारे सोर्सेस पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन इस डेटा को कैसे चलाएगा? पाइथन में डेटा को संभालने का एक जरूरी तरीका है फाइल हैंडलिंग। मान लीजिए हमारे ऐप को हर महीने एक रिपोर्ट बनानी है कि कौन सी किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी गईं। हम उस रिपोर्ट को एक टेक्स्ट फाइल यानी .txt फाइल में सेव कर सकते हैं, जिसे हम नोटपैड में पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो दूसरी तरह की बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? बाइनरी फाइल्स में मशीन की भाषा मतलब जीरोज और वंस होते हैं। जैसे किसी सदस्य की प्रोफाइल पिक्चर, उसे आप सीधे नोटपैड में नहीं खोल सकते। पाइथन में ऐसी फाइलों को संभालने के लिए, खासकर पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को सेव करने के लिए, पिकल नाम का एक बहुत मजेदार मॉड्यूल होता है। ठीक है। तो फाइल को खोलने के भी अलग अलग तरीके या मोड्स होते हैं, जैसे RWA। हाँ, ये दरवाजे की अलग अलग चाबियों की तरह है। R मोड यानी रीड मोड सिर्फ पढ़ने के लिए है। अगर फाइल है ही नहीं तो ये एरर दे देगा। W मोड यानी राइट मोड लिखने के लिए है। और A मोड यानी अपेंड मोड फाइल के आखिर में कुछ नया जोड़ने के लिए है। तो W और A में क्या बड़ा फर्क है? दोनों ही तो लिख रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है और ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। मैं आपको अपने किस्सा बताती हूँ। जरूर। अपने कॉलेज के दिनों में मैंने अपने प्रोजेक्ट की महीनों पुरानी लॉग फाइल को गलती से W मोड में खोल दिया और 1 सेकंड में सारा डेटा गायब हो गया। अरे बाप रे। क्योंकि W मोड फाइल को पूरी तरह खाली करके शुरू से लिखना शुरू करता है, जबकि A मोड पुराने डेटा को छुए बिना उसके आखिर में नई जानकारी जोड़ता है। उस दिन के बाद से मैं A यानी अपेंड मोड को कभी नहीं भूलती। ये तो सच में बहुत जरूरी सबक है। लेकिन क्या हो अगर कोड चलते चलते कोई एरर आ जाए? जैसे हम R मोड में वो फाइल खोलने की कोशिश करें जो है ही नहीं। हमारा बुकनुक ऐप क्रैश तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक्सेप्शन हैंडलिंग एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम आता है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल और पावरफुल है। वो कैसे? आप अपना रिस्की कोड ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई, मतलब कोई एरर आया, तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक पर चला जाएगा जो उस एरर को हैंडल कर लेगा। अच्छा। और एक फाइनली ब्लॉक भी होता है जो हमेशा चलता है, चाहे एरर आए या ना आए। इसका इस्तेमाल अक्सर रिसोर्स क्लीनअप के लिए होता है, जैसे कोई खुली हुई फाइल को बंद करना। ये तो हुई डेटा को फाइलों में संभालने की बात। लेकिन जब हमें सिर्फ एक फाइल नहीं बल्कि लाखों यूजर्स के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना हो, तब सिर्फ कोडिंग लिखने से काम नहीं चलता होगा। नहीं, यहीं पर शायद एक बड़ी पिक्चर, एक इंजीनियरिंग अप्रोच की जरूरत पड़ती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका दिल है SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हमारे बुकनुक ऐप के जन्म से लेकर उसके रिटायरमेंट तक की पूरी कहानी है। SDLC के कई मॉडल्स हैं, जैसे वाटरफॉल और अजाइल। मैंने सुना है इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा। इसे आप 2 टीमों की तरह देख सकते हैं। एक है वाटरफॉल टीम जो कहती है पहले ऐप का पूरा नक्शा बनाओ, हर एक फीचर पत्थर की लकीर जैसा लिखो, फिर इमारत बनाना शुरू करो और बीच में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा। ये उन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है जहां सब कुछ पहले से बिल्कुल साफ हो। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। क्या असल दुनिया में ऐसा होता है कि एक बार डिजाइन फाइनल हो गया तो क्लाइंट अपनी जरूरतें बदलता है नहीं है? मुझे तो यकीन नहीं होता। आपका शक बिल्कुल जायज है और इसीलिए आज की दुनिया में अजाइल मॉडल इतना पॉपुलर है। अजाइल टीम कहती है हमें मंजिल पता है लेकिन रास्ता रास्ते में ही बनेगा। वाह। ये पूरी सोच को ही पलट देता है।
ये मानता है कि हम शुरुआत में सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों यानी स्प्रिंट्स में तोड़ा जाता है, जो अक्सर 2-3 हफ्ते के होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर स्प्रिंट के बाद आपके पास ऐप का एक छोटा काम करता हुआ वर्जन होता है। मतलब कुछ ठोस दिखता है? हाँ, इससे क्लाइंट को हर कुछ हफ्तों में प्रोग्रेस दिखती है और उसका भरोसा बना रहता है, और डेवलपर्स को भी तुरंत फीडबैक मिलता है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि अनिश्चितता को मैनेज करने का एक दर्शन है। इन सब में एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट का जिक्र आता है, SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है? इसे आप घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट के उस ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जिसमें लिखा हो कि 3 कमरे होंगे, 2 बाथरूम होंगे और एक किचन होगा। अच्छा, मतलब ये बताता है कि क्या बनाना है। बिल्कुल सही। SRS सिर्फ क्या पर फोकस करता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि दीवारें ईंट की बनेंगी या कंक्रीट की, या नल किस कंपनी का लगेगा। वो डिजाइन का पार्ट है। हाँ, वो कैसे का हिस्सा है जो डिजाइन टीम तय करती है। SRS डेवलपर और क्लाइंट के बीच एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये गलत बन गया तो आप एक खूबसूरत महल बना सकते हैं, जबकि क्लाइंट को बस एक छोटा सा बंगला चाहिए था, और प्रोजेक्ट फेल। तो हमारे बुकनुक ऐप का प्लान तैयार है, बनाने का तरीका भी तय हो गया। अब इसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हमारे सोर्सेस कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम AI और मशीन लर्निंग का है। हाँ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा लक्ष्य है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता देना। और मशीन लर्निंग यानी ML उस तक पहुंचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। इसमें मशीनें अपने अनुभव यानी डेटा से खुद सीखती हैं, उन्हें बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसे अपने बुकनुक ऐप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, जैसे ही कोई सदस्य ऐप खोले, उसे उसकी पसंद की किताबों की एक लिस्ट दिखे। यह कैसे होगा? हमारा ML मॉडल उस सदस्य की पुरानी रीडिंग हिस्ट्री से सीखेगा और अनुमान लगाएगा कि उसे आगे क्या पसंद आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स आपको फिल्में सजेस्ट करता है। एकदम वैसे ही। अगला ट्रेंड है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब फ्रिज, टीवी जैसी चीजें इंटरनेट से जुड़ जाती हैं, इसका लाइब्रेरी ऐप से क्या लेना देना हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा भविष्य की बात लगेगी, लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी लाइब्रेरी में स्मार्ट शेल्फ है। स्मार्ट शेल्फ? हाँ, जैसे ही कोई सदस्य किताब वापस शेल्फ पर रखता है, उसमें लगा सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है और हमारे बुकनुक ऐप में अपने आप एंट्री हो जाती है कि किताब वापस आ गई है। कोई मैनुअल स्कैनिंग की जरूरत नहीं। IoT इसी तरह फिजिकल दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। ये तो सच में स्मार्ट लाइब्रेरी होगी। फिर आता है बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स। ये क्या है? जब हमारा बुकनुक ऐप बहुत पॉपुलर हो जाएगा और उसके लाखों सदस्य होंगे, तो हर दिन भारी मात्रा में डेटा जनरेट होगा। कौन क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, किस शहर में कौन सी किताब पॉपुलर है। ये डेटा इतना ज्यादा होगा कि इसे सामान्य कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर संभाल नहीं पाएगा। इसी को हम बिग डेटा कहते हैं। और डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स उस डेटा के समंदर से मोती निकालने का काम है। अच्छा, आता है। और आखिर में जब हम इंटरनेट पर इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम पीछे एक निशान छोड़ जाते हैं। हर किताब जो हमारे सदस्य बुकनुक पर पढ़ते हैं, वो उनके डिजिटल फुटप्रिंट का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए भारत में IT एक्ट 2000 बनाया गया। ये हमारा साइबर कानून है, जो हैकिंग, डेटा चोरी जैसे ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए है। तो बतौर बुकनुक के डेवलपर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने यूजर्स के डेटा को इस कानून के तहत सुरक्षित रखें। हाँ, बिल्कुल। इसके तहत उदाहरण के लिए हैकिंग के लिए 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता। तो आज हमने सिर्फ एक आइडिया बुकनुक ऐप से शुरुआत की और डेटाबेस की नींव रखने से लेकर पाइथन से उसका लॉजिक बनाने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से उसे प्लान करने और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी से उसे भविष्य के लिए तैयार करने तक का पूरा सफर तय किया। ये सच में दिखाता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब जानना वाकई दिलचस्प है, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे स्रोत ने IT एक्ट 2000 का जिक्र किया। हाँ, ये कानून तब बनाया गया था जब आज की AI और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी या तो मौजूद नहीं थी या अपने शुरुआती दौर में थी।
सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल की डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने के लिए हमें आज किन नए कानूनों और नैतिक नियमों की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारे बुकनूक ऐप का एआई किसी खास लेखक की किताबों को कभी सजेस्ट ही ना करे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डेवलपर की, उस डेटा के जिससे एआई ने सीखा, या फिर कंपनी की? मौजूदा कानून इस पर काफी हद तक चुप है। नमस्कार,